as we have student discussed about the OLS estimation, हमने इसकी जनरल फॉर्म से स्पेसिफिक फॉर्म जिसमें हम टू वेरिएबल केस पे आ गए हैं। अब पहले हम एस्टिमेशन करेंगे बाय यूजिंग टू वेरिएबल अप्रोच, और मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे टू वेरिएबल की फॉर्म में हम OLS को एस्टिमेट करेंगे। और OLS को एस्टिमेट करने से पहले थोड़ी सी उसकी अजम्पशन आपके माइंड में होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अजम्पशन होती है OLS की, वो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी ज़ीरो इसलिए होती है कि जब हम रिग्रेशन रन करते हैं तो वो हमारे जितने जनरली जो पॉइंट्स होते हैं, जो एस्टिमेटेड लाइन होती है, वो गिवन वैल्यू के सेंटर्स को क्रॉस करती है। कुछ वैल्यूज़ आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं, और जब हम उनको सम अप करते हैं तो उसकी जो एडिशन आ जाता है वो ज़ीरो आ जाता है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है आपकी रिग्रेशन बेस्ट नहीं है, और उसको बेस्ट करने के लिए आपकी पहली अजम्पशन मस्ट पूरी होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। और इसको मैट्रिक्स नोटेशन में अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर गिवन है, और आपने इससे पहले एक म्यू जो है वेक्टर वो ड्रा किया था, और इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ μ1 μ2 अंटिल μn, और जिस तरह हमने किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ अ स्पेसिफिक नंबर, और इसको सबसे मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ μ1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ μ2, एक्सपेक्टेड वैल्यू अंटिल μn। अगर हमारे पास 10 नंबर्स हैं, n इज़ 10, तो इसको μ1 2 अंटिल 10 ले जाएंगे। अगर इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं तो जनरली इसको μn तक ले जाएंगे, और इन सब की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी। ये हमारी अजम्पशन नंबर 1 होगी। अब अजम्पशन नंबर 1 के बाद अजम्पशन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। अब अजम्पशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ μi एंड μj, मतलब फर्स्ट जो इंडिकेटर है या फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है और सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है, इनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो नहीं होनी चाहिए। एसोसिएशन नहीं होने का मतलब है कि हमने यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन चेक करते हैं कि क्या दो वैल्यूज़ में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर उनमें कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल बेस्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑटो कोरिलेशन है ये बताता है कि आपका जो बेसिकली एरर होता है, दिस इज़ रैंडम नंबर। अब जब एरर रैंडम नंबर होता है तो दो वे एरर्स में अगर कोई कोऑर्डिनेशन होती है, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है ये रैंडम नंबर नहीं रहा। ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जब ये ऐसे मूव करे इसका मतलब है इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होते तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है जो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को जनरेट करेगी। इसी तरह इसको हम कहते हैं कि जो इनके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ μi एंड μj होता है इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब होता है कि दूसरी अजम्पशन जो हम पढ़ते थे कि देयर इज होमो और देयर इज हेट्रो। अगर हेट्रो एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेरिएशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम ज़्यादा हो रही है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है होमो है, आपका मॉडल बेस्ट है। और इसको जब मैट्रिक्स नोटेशन में आप लेके आते हैं तो आप कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म एंड ट्रांसपोज ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा स्क्वायर के साथ आई है, दिस इज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको अगर हम मैट्रिसेस अप्रोच से डिस्कस करते हैं और इसको ड्रा करते हैं तो उसके लिए ये एग्जांपल आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं यू हैव द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर एंड ट्रांसपोज ऑफ द एरर, दिस इज म्यू, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ द म्यू। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो μ1 इंटू μ1 μ1 स्क्वायर, μ1 इंटू μ2 μ1 μ2 अंटिल μ1 μn। इसी तरह सेकेंड वन μ2 इंटू μ1 μ2 इंटू μ2 μ2 स्क्वायर, और इसी तरह आप इसको एक नई मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब जिस वक्त एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ μ1 स्क्वायर, μ2 स्क्वायर, μ3 स्क्वायर अंटिल μn स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर। अगर ये सिग्मा स्क्वायर है इसका मतलब है आपकी अजम्पशन पूरी हो रही है। अगर ये सिग्मा स्क्वायर नहीं है, इसमें वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब आपकी अजम्पशन पूरी नहीं हो रही। और इसमें से जब सिग्मा स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो मेन डायगोनल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी जो 1 है, और जब 1 आएगी तो इसको आप लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर आई कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और ये सिग्मा स्क्वायर का मतलब है ये कांस्टेंट वैल्यू जा रही है। ये हमारी दूसरी अजम्पशन इसकी पूरी हो जाएगी।
इसी तरह इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो यू हैव अजम्पशन नंबर 3, और अजम्पशन नंबर 3 में आप देखते हैं कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कंडीशनल वेरिएंस, दिस इज कंडीशनल मीन, कि आप लोगों का जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की एसोसिएशन है वो ये कहता है कि आपका समटाइम कंडीशनल आप वेरिएबल लेते हैं, समटाइम अनकंडीशनल लेते हैं। यहाँ पे हम इकोनोमेट्रिक्स में जनरली कंडीशनल मीन यूज़ करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 100 है तो डिफरेंट लोगों की कंजम्पशन कितनी होगी, और वो जो कंजम्पशन का मीन होगा दिस इज़ कंडीशनल बिकॉज योर इनकम इज़ अ कांस्टेंट। इसी तरह अगर एक ग्रुप हम लेते हैं जिनकी इनकम 200 है, उनका कंजम्पशन चेक करते हैं, उनका जो मीन आएगा कंजम्पशन का वो मीन कंडीशनल मीन होगा क्योंकि हमने इनकम कांस्टेंट रखी। हम एक ग्रुप लेते हैं जिसकी इनकम 1000 है, उनका कंजम्पशन कितना मूव कर रहा है, और उनका जो कंजम्पशन मूव कर रहा है उसका जो मीन होगा वो भी कंडीशनल होगा क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप रखा जिसकी इनकम 1000 थी। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। एंड नंबर 4 पे आप देखते हैं कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें एसोसिएशन कैसी है, x1, x2, x3 के दरमियान क्या एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है। अगर उनके दरमियान एसोसिएशन एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब है देयर इज मल्टीकोलिनियरिटी। अगर उनके दरमियान वीक या नो एसोसिएशन हो तो उसका मतलब है देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी। तो इसलिए यहाँ पे हमारी सारी अजम्पशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसको मैट्रिक्स नोटेशन में भी आपने वो चेक कर लिया है। ऑटो कोरिलेशन को आपने चेक किया कि आपके जो एरर्स हैं उनके दरमियान कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। आपने ये देखा है कि आपका जो सिग्मा स्क्वायर है, जो वेरिएशन है इन वन वेरिएबल टू सेकंड वेरिएबल, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके चल रहे हैं उनमें भी एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए ताकि वहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिक अजम्पशंस हैं OLS की। इसके बाद हम OLS को एस्टिमेट करने की तरफ मूव करते हैं।